हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और नीट के एग्जाम्स पास आ गए हैं बेटा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए मॉडर्न फिजिक्स का सीरीज में शुरू कर देता हूं साथ में। क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स से ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चंस ईच ईयर आते हैं बेटा। और 12 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 1/4 ऑफ द नीट सिलेबस हो जाता है फिजिक्स का बेटा। और अगर आपके ये पोर्शन बहुत अच्छी तरह से तैयार हों तो इसको आप बहुत फास्ट इनके क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। हाँ, जब ये बात मैंने बोली तो आप ये सोच रहे होंगे सर इसके कैलकुलेशंस तो बहुत लेंदी होते हैं, लगभग 1.5 से 2 मिनट, कभी कभी 3-3 मिनट एक कैलकुलेशन एक क्वेश्चन ले लेता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा। अगर आपको इसके शॉर्टकट और ट्रिक्स आते हैं तो इनके क्वेश्चंस आप 15-20 मैक्सिमम 30 सेकंड में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस नीट के करके निकल जाएंगे बेटा। तो आइए इस चैप्टर के हम उन बेसिक्स को सीखने की कोशिश करते हैं। इस चैप्टर से मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक छोटा सा चैप्टर है जिसको आप 1 से 2 दिन में बहुत अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं, सारे फॉर्मूले लर्न कर सकते हैं और इसके सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो बेटा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इन तीनों को हम पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट से भी समझ सकते थे और वेव थ्योरी ऑफ लाइट से भी समझ सकते थे। इसके अलावा दो फेनोमेनन और हमें पता चल चुका था 1887 से पहले ही, और इसके अंदर डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, इनके बारे में भी हमें पता चल चुका था और इसको हम सिर्फ वेव थ्योरी से समझ सकते थे। तो अगर आप गौर करें तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, ये पांचों फेनोमेनन एक्चुअली में वेव थ्योरी समझे जा सकते थे। तो वेव थ्योरी ज्यादा यूनिवर्सल हो गया और बाद में पूरी गामा अरे से लेकर के रेडियो वेव्स तक पूरी फैमिली को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फैमिली मान ली गई और इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर का जन्म हुआ और फिर बाद में वेव ऑप्टिक्स भी आया। इसी दौरान हर्ट्ज का एक एक्सपेरिमेंट हुआ था 1886-87 के दौरान की बात है। इनफैक्ट 86 में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें उन्होंने जो हर्ट्ज ने जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया था उसमें प्लेट के ऊपर जब यूवी लाइट गिरा था, अल्ट्रावायलेट रेज, तो देखा गया था कि डिटेक्टर में बहुत जबरदस्त स्पार्क हुआ था। और साइंटिस्ट की एक बड़ी खासियत होती है कि कुछ बातों को अगर वो ना भी समझ पाए तो अपनी ऑब्जर्वेशन को वो बहुत केयरफुली रिकॉर्ड कर लेते हैं, डिटेल्स मेंशन करके रख देते हैं ताकि वो मैनकाइंड बाद में यूज करके उससे बेहतर रिजल्ट्स निकाल सके, बेहतर साइंस को डेवलप कर सके। तो मैनकाइंड की डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि हमारी ऑब्जर्वेशन बहुत ही कीन हो। तो हर्ट्ज के इस लाइन को, इस स्टेटमेंट को लेनार्ड एंड हॉलवॉक जो कैथोड रे ट्यूब पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उन्होंने हर्ट्ज के इस लाइन को कैच किया। तो पुराना जो कैथोड रे ट्यूब था उसमें हम फिलामेंट का इस्तेमाल करते थे, जैसे हमारे एडिशन के बल्ब में फिलामेंट होता है, हीटर के कॉइल में फिलामेंट होता है, उस तरह से फिलामेंट होता था। उस फिलामेंट की जगह पर उन्होंने डिजाइन करके एक नया प्लेट लगाया और एक्सपेरिमेंटल सेटअप डिजाइन किया। हम इसके बारे में अभी थोड़ी देर में चर्चा करते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं दो नए फेनोमेनन डिस्कवर हुए। और वो दो फेनोमेनन कौन से थे? एक था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और बाद में आया कॉम्पटन इफेक्ट। इन दोनों इफेक्ट को हम वेव थ्योरी से बिल्कुल भी नहीं समझ सकते थे और इसीलिए बाद में फिर से पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट आया और ये नए रूप में आया। कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट के रूप में नहीं आया, क्वांटा ऑफ लाइट के रूप में आया। तो ये चैप्टर का एसेंस है, जीस्ट है, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को। और इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स यहाँ पर एक एक करके मैंने एनलिस्ट कर दिए हैं। एंड लेट मी टेल यू, ये जो शुरुआत में मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एमिशन से शुरू किया है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक मैंने बात की है, ये इसको हम एक पड़ाव में कवर करेंगे और दूसरा पड़ाव जो होगा वो वेव नेचर ऑफ मैटर से लेकर के वेव नेचर ऑफ मैटर के एडिशनल पॉइंट पर खत्म होगा। और इस तरह से इस चैप्टर को हम दो पड़ाव में कवर करेंगे। और इस चैप्टर में मैंने एक खास काम किया क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बेटा क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, जैसा कि मैंने बताया, कभी 2 क्वेश्चन, कभी 3 क्वेश्चन। तो नीट के अंदर इससे इतने सारे क्वेश्चंस इस छोटे से चैप्टर से पूछे गए हैं कि आपको पहले मैं कॉन्सेप्ट सारा सिखा देता हूं एक पार्ट का, फिर इसके बाद उसके क्वेश्चंस को डिस्कस कर दूंगा
इसी तरह से दूसरे पार्ट को मैं डिस्कस करूंगा, फिर इसके बाद उसकी थ्योरी के बाद उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। अगर आप चाहें तो, चूंकि सारे प्लेलिस्ट में मौजूद होंगे, तो आप अगर चाहें तो पूरी थ्योरी एक बार पढ़ लें और फिर सारे क्वेश्चंस करें, या पार्ट वाइज करें, ये लिबर्टी आपके पास होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसका पहला पड़ाव, और जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। मैंने यहाँ पर हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की कुछ बातें मेंशन की हुई है कि किन्होंने कौन सी डिस्कवरीज की। एनसीईआरटी ने कुछ चीज़ों को बहुत ही केयरफुली हाईलाइट करके आपको दिया हुआ है, और इस चैप्टर में हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, किसने कौन सी डिस्कवरी की, ऐसे 2 क्वेश्चन पास्ट में पूछे जा चुके हैं लास्ट 30 ईयर्स के अंदर, और इसीलिए आप इस हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को भी प्लीज़ एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे। हालांकि मैं स्टोरी के दौरान वीव करते हुए इन सारी बातों को आपको बताने की कोशिश करूंगा। बेटा जी, आपने मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन सी मॉडल पढ़ा होगा ना। यहां से ये बात शुरू होती है। जब एक मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर आने की कोशिश करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स के निकलते ही मेटल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और कूलॉम्बिक अट्रैक्शन के जरिए उन इलेक्ट्रॉन्स को वापस पुल बैक करने की कोशिश करेगा। इसीलिए मेटल के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स की जहां मर्जी हो वहां चाहे वो घूम सकते हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के नाम से जानते हैं। लेकिन मेटल के बाहर आना इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलाउड नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर मेटल के बाहर आना चाहते हैं तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इसको हम एक वर्क फंक्शन के नाम से जानते हैं, और वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू कम आउट ऑफ द मेटल्स सरफेस। चलिए सबसे पहले इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स को देखते हैं बेटा। इस इंपॉर्टेंट माइलस्टोन में सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक लिंक शेयर किया हुआ है जो माइकलसन मॉरले एक्सपेरिमेंट का है, और ये विकिपीडिया का लिंक है। आई एम श्योर कि आप वहाँ से रेफर कर सकेंगे इसको मेरे पीडीएफ फाइल के थ्रू, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसके लिंक दी हुई है। 1886 से लेकर के 1902 तक लेनार्ड एंड हॉलवॉक ने फेमस एक्सपेरिमेंट किया, जिसके बारे में हम फर्स्ट राउंड में चर्चा कर रहे होंगे, और बड़े सारे रिजल्ट्स एक एक करके आए उनके सामने। ये जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स लेनार्ड एंड हॉलवॉक ने दिए, ये लगभग 20 साल तक पूरी दुनिया के लिए मिस्ट्री बना रहा। कोई इसका आंसर दे नहीं पाए बेटा, जब तक आइंस्टीन ने 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी ना दी, जो यहां पर मेंशन्ड है। बेटा इस दौरान रोमजन ने एक्सरे की डिस्कवरी कर दी थी, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी, ये भी घटना घट चुकी थी। और मजे की बात है, दिस चैप्टर इज फुल ऑफ द स्टोरीज, जिसके अंदर साइंटिस्ट को एक एक करके नोबेल प्राइज मिला, और उसके बारे में हम स्टोरीज जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते जाएंगे मैं बताता जाऊंगा। बाकी के भी पार्ट्स हैं जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे आगे। प्लैटिनम हैज हाईएस्ट वर्क फंक्शन 5.65 EV। सीजियम का लोएस्ट होता है वर्क फंक्शन, दैट इज 2.14 EV। और बेटा ये जो इंपॉर्टेंट डेटा जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, वो आपको डेफिनेटली याद होने चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में सचमुच में पूछे जाते हैं इस चैप्टर में। तो बेटा जो मैंने अभी वर्क फंक्शन की बात की, तो आप सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, तब जाकर के वो मेटल के सरफेस से बाहर आ सकते हैं। तो ऐसे 3 मेथड की चर्चा है। इनफैक्ट चौथा भी एक मेथड है, और इन 4 मेथड से इलेक्ट्रॉन्स सरफेस से बाहर आते हैं। तो वो 4 मेथड्स कौन से हैं? सबसे पहले है थर्मियोनिक एमिशन। तो बेटा जब हम जैसे बल्ब का फिलामेंट है या हीटर है, तो जब हम इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, तो जूल्स हीटिंग के जरिए जब बहुत सारा हीट एनर्जी मिलता है, तो इस हीट एनर्जी की वजह से जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, तो वो थर्मल एनर्जी से बाहर आए, इसीलिए हम इस तरह के एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम थर्मियोनिक एमिशन के नाम से जानते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं उनको हम थर्मल इलेक्ट्रॉन्स या थर्मियॉन्स के नाम से जानते हैं। दूसरा मेथड है बेटा फील्ड एमिशन। जब कैथोड और एनोड, 2 प्लेट कैथोड रे ट्यूब के अंदर, इवैक्यूएटेड ट्यूब के अंदर, जब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड कि कैथोड के अंदर से डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स को पुल करके इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकाल ले, तो हम इसको कोल्ड कैथोड एमिशन के नाम से जानते हैं बेटा, और फील्ड एमिशन भी इसको बोलते हैं।
ये कब ये कोल्ड कैथोड एमिशन या फील्ड एमिशन हो सकता है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10 टू द पावर 8 वोल्ट पर मीटर की होती है। नेक्स्ट है बेटा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो मींस लाइट। जब लाइट एनर्जी को जब हम फॉल करने देते हैं मेटल के प्लेट के ऊपर और उसकी वजह से जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं तब उनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं और इस एमिशन को हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बोलते हैं और इस इफेक्ट को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं और हम सबसे ज्यादा इस टॉपिक पर फोकस करने वाले हैं। एक और टर्म होता है जिसको हम सेकेंडरी एमिशन के नाम से जानते हैं। जैसे आप लोगों ने कैरम बोर्ड तो खेला है ना बेटा, तो स्ट्राइकर से जब हिट करते हैं तो बड़े सारे कॉइन को वो हिट करता है। तो आप सोचिए ना कि एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के बाहर आने की कोशिश कर रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को नॉक ऑफ कर सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा था वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन है और उसने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को नॉक ऑफ कर दिया तो वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। तो सेकेंडरी एमिशन भी होता है। तो 4 कैटेगरीज एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं। चलिए अब हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं एंड द टॉपिक इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहले इसके अंदर हम चर्चा करेंगे हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन के बारे में। देखिए मैंने इसको मेंशन कर दिया यहाँ पर कि 1887 में हर्ट्ज ने अपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप जब उसने किया जिसकी बेसिस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर का जन्म हुआ है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का जन्म हुआ, तो हर्ट्ज ने एक बात नोटिस की थी। आपने कैपेसिटर तो पढ़ा हुआ है ही, तो हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट में भी 2 मेटालिक प्लेट्स लगे हुए थे और जब उसमें से एक प्लेट के ऊपर यूवी लाइट गिरा तो सडनली डिटेक्टर में बहुत लार्ज स्पार्क नोटिस किया गया और इस स्पार्क के बारे में चर्चा हर्ट्ज ने कर दी थी। लेनार्ड एंड हॉलवॉक 1886 से ही अपना एक्सपेरिमेंटल सेटअप बना करके एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, लेकिन अचानक से इन लोगों की नजर हर्ट्ज के इस ऑब्जर्वेशन को, जो उन्होंने स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया था, उन्होंने जर्नल से इसको पढ़ लिया और जब इसके बारे में उन्हें पता चला तो उन्होंने सोचा कि अगर थर्मल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ सकते हैं तो लाइट एनर्जी की वजह से भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ सकते हैं, तो क्यों ना इसको एक्सपेरिमेंटली टेस्ट किया जाए। और यहीं से मिराकल्स होने शुरू हुए। इन्होंने सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया, तो देखिए यहां पर प्लीज ध्यान से, ये मैं पहला एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। यहां पर देखिए ये बल्ब के जैसे फिलामेंट होते हैं ना बेटा, या हीटर कॉइल के, उस तरह से फिलामेंट बना हुआ है और ये सेल इसको करंट सप्लाई कर रहा है जिसके जरिए इस फिलामेंट में हीट एनर्जी होगा, जूल्स हीटिंग होगी और जब ये ग्लो करेगा थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो थर्मियॉन्स बाहर निकलते हैं। ये ओल्ड कैथोड रे ट्यूब था, उसका स्कीमेटिक डायग्राम है। अब इन्होंने क्या किया, इस फिलामेंट को रिप्लेस करके इन्होंने एक नया सेटअप बनाया। थोड़ा सा इसको ब्रॉडली ऑब्जर्व कीजिएगा बेटा जी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और इसके सारे एस्पेक्ट्स को बहुत अच्छी तरह से सीखना है तो ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप मैं समझा रहा हूं इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ओके बेटा जी, इसमें सबसे पहले यहां पर एक सोर्स आप देख रहे हैं। सोर्स ऑफ लाइट को जब हम अपने पास लाते हैं तो ब्राइटनेस बढ़ता है, जब सोर्स ऑफ लाइट को दूर ले जाते हैं तब ब्राइटनेस घटता है एंड ब्राइटनेस इज रिलेटेड टू इंटेंसिटी। तो लेनार्ड एंड हॉलवॉक ने सोर्स की पोजीशनिंग को चेंज करके इंटेंसिटी को वैरी किया। ये पहला स्टेप सीखा आपने। दूसरी चीज नोटिस करने वाली बात यहां पर आप देखिए बेटा, एक क्वार्ट्ज यूज किया गया है। देखिए क्वार्ट्ज देख रहे हैं ना, ये क्वार्ट्ज ग्लास क्यों यूज किया गया यहां पर इस जगह पर? तो बेटा नॉर्मल ग्लास जो होता है बेटा उससे विजिबल लाइट तो पास हो जाता है लेकिन यूवी लाइट को वो ब्लॉक कर देता है, ओपेक हो जाता है उसके लिए। और आपने देखा कि हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में तो यूवी लाइट का इस्तेमाल हुआ था, इसीलिए लेनार्ड एंड हॉलवॉक को यूवी लाइट तो पक्का इस्तेमाल करना था और इसीलिए यूवी लाइट के लिए मजबूरी थी कि क्वार्ट्ज ग्लास का इस्तेमाल करें। तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर है बेटा। आप लोगों ने देखा होगा कि जब बल्ब के ऊपर सेलोफेन पेपर लगा देते हैं तो ब्लू कलर का लगाएंगे तो ब्लू कलर की लाइट मिलने लगेगी, रेड कलर का सेलोफेन पेपर लगा देंगे तो रेड कलर की लाइट मिलने लगेगी।
तो फिल्टर्स होते हैं तरह तरह के बेटा, जिनके जरिए हम जिस कलर की लाइट कैथोड प्लेट के ऊपर गिराना चाहें उस तरह का फिल्टर हम सोर्स के ऊपर लगा देते हैं। तो हम फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट को भी चेंज कर सकते थे बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर्स। तो हमने इंटेंसिटी का वेरिएशन, फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन, ये दो चीजें समझ ली हैं। तीसरी बात बेटा, अभी अभी हमने देखा था थर्मियोनिक एमिशन के अंदर हमने फिलामेंट का इस्तेमाल किया था, बल्ब वाले फिलामेंट की तरह। उसी तरह से अगर यहां पर हम फिलामेंट को हटा करके उसकी जगह पे एक प्लेट लगा दें, इस प्लेट को कैथोड प्लेट का नाम दिया गया। ऑलराइट, तो इस पर हम तरह तरह के मटेरियल का कोट कर देते थे, कभी सोडियम का, कभी फ्रांसियम, कभी सीजियम। ऑलराइट, जैसी हमें एलिमेंट्स को पर एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत थी उस तरह के हम एलिमेंट का उसके ऊपर कोटिंग लगा देते थे और एक्सपेरिमेंट्स करते थे। तो इसको हमने कैथोड का नाम दिया है। अच्छा, ये जो है ये इवैक्यूएटेड है बेटा, ये इवैक्यूएटेड है। ओके, और बेटा यहां पर ये ए एनोड है, तो सी क्या है? कैथोड, ए है एनोड। अब मैं आपको इसका सबसे क्रिटिकल पार्ट समझाता हूं, और वो है फॉल्स कम्यूटेटर। देखिए यहां पर फॉल्स कम्यूटेटर का एक इमेज दिया हुआ है मैंने। इसमें ये जो आप हैंडल देख रहे हैं, इस हैंडल को जब हम इस तरफ घुमाएंगे तो पोलैरिटी कैथोड और एनोड का अगर मान लीजिए नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो दूसरी तरफ घुमा देने से कैथोड पॉजिटिव और एनोड नेगेटिव हो जाएगा। मतलब फॉल्स कम्यूटेटर के जरिए हम पोलैरिटी ऑफ कैथोड और एनोड को जरूरत पड़ने पे सडनली रिवर्स कर सकते हैं। ये मेन रोल होता है फॉल्स कम्यूटेटर का। और जब मैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बेसिस पे जो रिजल्ट्स आए जब उसको डिस्कस करूंगा, तो मैं फॉल्स कम्यूटेटर के जरिए आपको कुछ ग्राफ समझाऊंगा जिस चीज के बारे में ठीक से किताबों में चर्चाएं आपको नहीं मिलेंगी। तो चलिए एक एक करके हम लोग लेनार्ड एंड हॉलबर्ग के ऑब्जर्वेशंस को स्टडी करते हैं बेटा। जैसा मैंने बताया कि 1886 से लेकर के 1902 तक ये एक एक करके एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हुए और उसके जो रिजल्ट्स आए उसको पब्लिश करते चले गए लेनार्ड एंड हॉलबर्ग। पहला रिजल्ट क्या था? तो जब यूवी लाइट को एमिटर प्लेट कौन सा बेटा? एमिटर इज कैथोड, सी, जो अभी मैंने डिस्कस किया। ऑलराइट, एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब के अंदर ये प्लेट्स लगे हुए थे, और जब यूवी लाइट को कैथोड के ऊपर गिराया गया तो देखा गया कि तुरंत करंट फ्लो होने लगा, और जैसे ही लाइट को गिराना बंद किया करंट फ्लो होना बंद हो गया। आई होप ये वाला स्टेप क्लियर है। ऑलराइट, नेक्स्ट बेटा, ऐसा देखा गया कि जिंक प्लेट जो नेगेटिवली चार्ज पहले से रखा गया था, जब उस पर यूवी लाइट गिराया गया तो देखा गया कि वो न्यूट्रल हो गया, और एक न्यूट्रल अनचार्ज जिंक प्लेट के ऊपर जब यूवी लाइट गिराया गया तो वो पॉजिटिव हो गया। तो इससे उनको ये बात समझ में आने लगी कि यूवी लाइट को गिराने से नेगेटिव चार्जेस प्लेट में से निकल जाते हैं। आई होप ये वाला पॉइंट आपका क्लियर है। ये दूसरा बेसिक ऑब्जर्वेशन था। अब तीसरे पार्ट पर चलते हैं। तीसरे पार्ट में ये बात नोटिस की गई कि एक जब तक एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट को ना गिराया जाए या फ्रीक्वेंसी उससे ज्यादा ना हो, तब तक कोई करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट नोटिस नहीं किया जा रहा था। इस चीज को नाम दिया गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन वॉज कमिंग आउट ऑफ द एमिटर प्लेट। इसके बाद उन्होंने मटेरियल के ऊपर टेस्ट किया, तो कैथोड प्लेट के ऊपर, एमिटर प्लेट के ऊपर मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम, ईटीसी को लगा करके उसके ऊपर लाइट के रिस्पॉन्स कैसे आ रहे हैं उसको स्टडी किया। आई होप इतनी बातें समझ में आ गई बेटा आपको। देखा गया कि अल्कली मेटल वाज मोस्ट सेंसिटिव टू मोस्ट ऑफ द लाइट्स। इसके बाद जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, किसने डिस्कवरी की? जे थॉमसन ने। अच्छा, उसके बाद प्लैंक ने एक टर्म दिया, प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसके बेसिस पे आइंस्टीन ने क्वांटा ऑफ लाइट, जिसको उन्होंने फोटोन का नाम दिया, जब ये पता चला तब उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स लाइट की वजह से बाहर आ रहे थे उनको हमने फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया, और इस इफेक्ट को हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा।
लेकिन ये घटना तो 1887 से बहुत बाद में होने वाली थी, लगभग 20 साल के बाद। तो इस 20 साल के दौरान क्या क्या हुआ, हम अभी उसकी चर्चा करते हैं बेटा। चलिए आगे चलें। बेटा जैसे कि मैंने बताया कि बाकी सारे पार्ट्स तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप के सिंपल टू अंडरस्टैंड हैं, बट फॉल्स कम्यूटेटर के पार्ट को आप थोड़ा सा ध्यान से और समझिए। तो मैं इसके एक एक स्टेप को फर्दर समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले बेटा, ये जो सी है, एमिटर प्लेट, कैथोड, इसको हमने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है बेटा, और ए को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है। तो कैथोड और एनोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस इस वक्त है, उसको हम एनोड पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। दैट मींस पोटेंशियल ऑफ एनोड विद रेस्पेक्ट टू कैथोड है ये, और इस वक्त एनोड पोटेंशियल पॉजिटिव लिया जाएगा। फिर मैंने आपको बताया कि फॉल्स कम्यूटेटर को जब हम टॉगल करते हैं हैंडल से, तो बेटा पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव और नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने टॉगल कर दिया तो अब कैथोड इंस्टेंटली पॉजिटिव हो जाएगा और एनोड नेगेटिव हो जाएगा। तो जो एनर्जी हमने फोटोन के जरिए या थर्मल एनर्जी के जरिए प्रोवाइड किया हुआ होता है, तो इस एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन जब बाहर आते हैं तो उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, और ये काइनेटिक एनर्जी लेकर के वो एनोड की तरफ बढ़ेगा। और अब हमने एनोड को क्या कर दिया बेटा, हमने एनोड को अगर नेगेटिवली चार्ज कर दिया है, तो आपको नहीं लगता है कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और वो रिटार्ड होने लगेगा ड्यू टू रिपल्शन फ्रॉम दी नेगेटिवली चार्ज एनोड। तो जब ये रिटार्ड होता है, तब इस टाइम पे इस पोटेंशियल को हम रिटार्डिंग पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। ऑलराइट, तो देखिए यहां पर इसका ठीक ऑपोजिट, जब नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस होगा जब, तब इसको हम रिटार्डिंग पोटेंशियल के नाम से जानते हैं बेटा। इसमें एक और कैटेगरी आएगा बाद में, जब हम इतना रिटार्ड कर देंगे कि सारे इलेक्ट्रॉन्स रुक जाएंगे, तो फिर करंट फ्लो होना बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो उसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल के नाम से जानते हैं, जो हम आगे ग्राफ में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा एक और बात यहां पर देखिए बेटा, एक रियोस्टेट है इसके अंदर। रियोस्टेट में एक बार आपको फिर से दिखा दूं यहां पर बेटा, एक्सपेरिमेंटल सेटअप में यहां पर ध्यान से देखिए, एक रियोस्टेट है ना बेटा। ये जो रियोस्टेट है, इस रियोस्टेट का मेनली काम है पोटेंशियल डिफरेंस को रेगुलेट करना, क्योंकि एनोड पोटेंशियल को भी हम घटाएंगे और बढ़ाएंगे, और रिटार्डिंग पोटेंशियल को भी हम घटाएंगे और बढ़ाएंगे। इसी का काम रियोस्टेट के जरिए लिया जा रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के जरिए हमने क्या क्या चीजें स्टडी करने की कोशिश की। ऑलराइट, तो कौन कौन सी चीजों की एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हम मेनली वेरिएशन कर रहे हैं। पहला है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को हम वैरी कर रहे हैं, सोर्स को नजदीक ला करके और दूर ले जा करके। दूसरा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन को हम वैरी कर रहे हैं, कैसे, फिल्टर्स का इस्तेमाल करके, ब्लू फिल्टर, रेड फिल्टर, येलो फिल्टर, ग्रीन फिल्टर, ईटीसी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी को वैरी करके। इसके अलावा नेचर ऑफ द मटेरियल ऑन द प्लेट सी। तो इतने फैक्टर्स को मिला करके लेनार्ड एंड हॉलवॉक के ओवरऑल एक्सपेरिमेंटल सेटअप से एक एक करके रिजल्ट आए, जिसके बारे में अब हम चर्चा शुरू कर रहे हैं। ये पहला ग्राफ था जो दुनिया के सामने आया, और इस ग्राफ ने पूरी दुनिया को चकित कर दिया। देखा गया कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोटो करंट। ये बात लोगों को समझ में नहीं आई, क्योंकि पूरी दुनिया में तो वेव थ्योरी आ चुका था, और कॉर्पस्कुलर थ्योरी, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट कट जाने के बाद और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एक के बाद एक इतने प्रूफ, इतने एविडेंसेस मिले कि पूरी दुनिया ने मान लिया कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट गलत है, और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी सही है। तो सबने पार्टिकल पिक्चर को क्लोज कर दिया था, उसका चैप्टर ही क्लोज हो गया था बेटा। अब वेव थ्योरी के जरिए हम इस सारे फेनोमेनन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले फेनोमेनन में क्या प्रॉब्लम थी? ऑसिलेशंस एंड वेव्स जब आपने पढ़ा था 11th क्लास में, तो वहां पर आपने देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स एम स्क्वायर होता है, या हाफ के ए स्क्वायर, वेयर ए इज द एम्पलीट्यूड। एंड आपको पता है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। इसका मतलब जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होनी चाहिए। तो वेव थ्योरी के हिसाब से इंटेंसिटी का मतलब है एनर्जी,
और ज्यादा इंटेंसिटी मतलब ज्यादा एनर्जी। तो अगर ज्यादा एनर्जी है तो उससे फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्यों बढ़ रहा है? तो मतलब नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल जो बाहर आ रहे हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं? इनका कोरिलेशन वेव थ्योरी के जरिए बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था। यहां पर क्या किया गया था, यहां पर एनोड को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा था बेटा, कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से। और जब हमने फ्रीक्वेंसी को और एनोड पोटेंशियल को फिक्स कर दिया, देखा गया इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में जो रिलेशन है वो हमारे सामने आया बेटा। और इससे साफ साफ हमें पता चला कि फोटो करंट इंक्रीजेस लीनियरली विद द इंटेंसिटी। दूसरी बात, द फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। देखिए बेटा, ये वाला ग्राफ दे दिया जाए आपको एग्जाम में और 4 स्टेटमेंट दे दिया जाए जिसमें से 3 सही हो और 1 गलत हो, तो आपको जब प्रॉपर स्टेटमेंट्स हर ग्राफ के हिसाब से पता है कि एनसीईआरटी क्या कह रहा है, तभी आप जस्टिस कर पाएंगे और नीट में सही ऑप्शन को हिट कर पाएंगे। तीसरी बात, द रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो ये 3 बातें यहां पर ऑब्जर्व की गई इस ग्राफ के जरिए। अगले पड़ाव में है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां पर एनोड पोटेंशियल दिखाया गया है एक्स एक्सिस पे, और जब इसको बढ़ाने की कोशिश की गई तो देखा गया कि धीमे 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 ये वैल्यू सैचुरेशन करंट पर चला गया। मतलब एक टाइम आया जब ये करंट कांस्टेंट हो गया बेटा। बट एक टर्म यूज होता था पुराने सिलेबस में, उसको हम चाइल्ड लैंगमुइर लॉ के नाम से जानते थे। तो एक्चुअली में होता यह है कि कैथोड के अंदर से जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उसका एक क्लाउड उसके आसपास बन जाता है और एनोड उसको खींचने की कोशिश करता है। तो अगर आप सफिशिएंट एनोड पोटेंशियल लगा देंगे तो आप देखते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकले थे उनको लगभग वो पुल कर लेगा। तो जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही तो पुल किए जाएंगे ना बेटा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड है जो बाहर निकल करके आ रहे हैं, तो इसीलिए सैचुरेशन आ जाता है, मैक्सिमम करंट फिक्स्ड हो जाता है। तो ये सैचुरेशन की प्रॉपर्टी क्यों आ रही है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी शायद। देखिए बेटा, पहली बात बहुत ध्यान से देखिए कि एनोड पोटेंशियल और फोटो इलेक्ट्रिक करंट लीनियरली एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। आई होप ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। और चाइल्ड लैंगमुइर लॉ जो था उसके हिसाब से ये जो फोटो करंट जो है इट वाज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये एनोड पोटेंशियल जो है इसके v टू द पावर 3/2 पर डिपेंड करता था बेटा। हालांकि वो आपके सिलेबस में है नहीं, बस एक्स्ट्रा जरा सी इंफॉर्मेशन आपको दे दी मैंने ना। तो सैचुरेशन करंट का फंडा समझ में आ गया है कि एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे बाहर और वो एमिटर प्लेट के आसपास थे, तो उससे ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स तो खींच ही नहीं सकता है एनोड, और इसीलिए एक सैचुरेशन आ जाता है कि उससे ज्यादा करंट नहीं होगा। आई होप ये वाला स्टेप भी क्लियर है। हालांकि ये आज आप समझ पा रहे हैं, लेकिन उस टाइम पर इन ग्राफ को दुनिया में कोई भी ना समझ पा रहे थे ना समझा पा रहे थे। बस एक एक करके ये मिस्ट्रीज हमारे सामने आए जा रहे थे। अगला पढ़ाओ बेटा। अभी दूसरा ग्राफ केमिस्ट्री सॉल्व हुआ ही नहीं था, तीसरा एक और ग्राफ आ गया बेटा। अब इस बार क्या किया गया बेटा, इस बार फिल्टर लगा करके सोर्स के ऊपर फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर दिया गया। तो जब फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट किया गया तो लेट मी टेल यू, यहां पर फ्रीक्वेंसी was kept constant। तो जब फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर दिया गया बेटा और इंटेंसिटी को वैरी किया गया, तो देखा एक इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर एक सैचुरेशन आ रहा है, दूसरी इंटेंसिटी जब इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं तो सैचुरेशन करंट बढ़ जा रहा है। और याद रखने वाली बात है कि फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा गया है। यहां से क्या क्या बातें पता चल रही है हमें बेटा, यहां से हमें पता चल रही है कि जब हमने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर दिया तो इंटेंसिटी डिसाइड कर रहा है सैचुरेशन करंट कितना होगा। प्लस फॉल्स कम्यूटेटर के जरिए जब
जब हमने फॉल्स कम्यूटेटर के जरिए रिवर्स कर दिया पोटेंशियल, मतलब एनोड को हमने नेगेटिव कर दिया, तो यही इलेक्ट्रॉन्स अब रिटार्ड होने लगे। और जब ये रिटार्ड होने लगे तो देखा गया एक पर्टिकुलर वैल्यू आई जिसको हमने -V0 से यहां पर रिप्रेजेंट किया है। दिस वाज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। और देखा गया कि अलग अलग इंटेंसिटी थी, तो वेव थ्योरी के हिसाब से तो अलग अलग एनर्जी होनी चाहिए थी, लेकिन सारे केसेस में स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आया। यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा था। द स्टॉपिंग पोटेंशियल वाज फाउंड टू डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया। दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। और स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक और नाम है जिसको हम कट ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं। बेटा आपको सारे नाम पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में किस टर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, छोटा चैप्टर है तो दे विल नॉट स्पेयर अ सिंगल इंपॉर्टेंट लाइन और वर्ड। चलिए आगे चलते बेटा हम लोग। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरफ एनोड पोटेंशियल है। अच्छा, एनोड पोटेंशियल का भी एक और नाम है, दिस इज कॉल्ड कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। तो कैथोड को हमने एमिटर प्लेट बोला और एनोड को हमने कलेक्टर प्लेट बोला है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ओके, तो जब हमने कैथोड को नेगेटिव और एनोड को पॉजिटिव रखा था तब नाम पड़ा एनोड पोटेंशियल और कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। और जब हमने कैथोड को पॉजिटिव और एनोड को नेगेटिव कर दिया तब नाम पड़ गया रिटार्डिंग पोटेंशियल। और इसमें एक पर्टिकुलर रिटार्डिंग पोटेंशियल की वैल्यू पर सारे इलेक्ट्रॉन्स जब रोक दिए गए, कोई भी एनोड तक नहीं पहुंच पाया, तब इसको नाम दिया गया स्टॉपिंग पोटेंशियल का या कट ऑफ पोटेंशियल का, क्योंकि करंट कट ऑफ हो गया बेटा। आई होप यहां तक आपके टर्म्स क्लियर हैं। अब एक एक करके इनके ऑब्जर्वेशन के पॉइंटर्स को देखते हैं बेटा। कोई पॉइंट में अगर दिक्कत हो तो कमेंट में बताएं आप। For a constant frequency of the incident radiation, the stopping potential is found to be independent of intensity. तो अगर हमने कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी कर दिया तो देखा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कांस्टेंट हो गया, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी के साथ कोरिलेशन था और ये इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी था। ये बात क्लियर हो गई होगी आपकी। और हां, बोले नहीं, 20 साल बहुत बड़ा अरसा होता है पूरी दुनिया के लिए, और पूरी दुनिया में कोई भी इस ग्राफ को नहीं समझा पा रहा था। नेक्स्ट, द सैचुरेशन करंट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन इंटेंसिटी। तो ये बात तो साफ साफ पहले वाले ग्राफ से भी आ गई समझ में, दूसरे ग्राफ से भी समझ में आ गई कि इंटेंसिटी का कहीं ना कहीं सैचुरेशन करंट के साथ कोरिलेशन है। नेक्स्ट, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, यहां पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है, ये बात बहुत रहस्यमयी है अपने आप में, और इसके बारे में मैं थोड़ी देर में जैसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की चर्चा करूंगा तो वहां पर बताऊंगा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेकर जो भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे उनको भी रोकने की कोशिश की जा रही थी। और ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन था, ये किस किस बात पर डिपेंड कर रहा था, एक तो लाइट सोर्स पर और दूसरा एमिटर प्लेट के मटेरियल पर। तो लाइट सोर्स में हमने कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज की थी उस पर डिपेंड कर रहा था, और मटेरियल मतलब हमने सीजियम यूज किया, हमने सोडियम यूज किया, हमने प्लैटिनम यूज किया, किस चीज का इस्तेमाल किया उस प्लेट के ऊपर, उस पर डिपेंड कर रहा था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द एमिटर प्लेट और कैथोड प्लेट। Kmax of photoelectrons is independent of intensity of incident radiation, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से स्टॉपिंग पोटेंशियल डिसाइड हो रहा है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखा गया वो तो कांस्टेंट है, तो आप इंटेंसिटी चाहे अलग अलग रख लो मगर स्टॉपिंग पोटेंशियल सबके लिए सेम आ रहा है। आई होप ये वाला ग्राफ आपका क्लियर है कि देखिए ना, अलग अलग इंटेंसिटी है लेकिन सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही आ रहा है निकल करके, यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। और ये बात भी समझ में वेव थ्योरी से बिल्कुल नहीं आ रही है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था बेटा
All the photoelectrons emitted from the metals do not have same energy. सबकी एनर्जी सेम नहीं है. The photoelectric current becomes zero when the stopping potential is sufficient to repel even those photoelectrons with maximum kinetic energy. तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ईवी नॉट लिया गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और यहां पर वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है एंड ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. अच्छा, तो दो ग्राफ दुनिया में पब्लिश हो चुका है और इन दोनों ग्राफ का एक्सप्लेनेशन दुनिया में किसी के पास नहीं है. लेनार्ड एंड हॉलवॉक अपने काम को किए जा रहे हैं एंड उस वक्त आइंस्टीन पेटेंट ऑफिस में क्लर्क थे एंड ही वाज स्टडीइंग ऑल दीज पेपर्स. इंटरेस्टिंग ना. आगे चलते हैं बेटा. इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल. अब इस बार देखिए बेटा, फ्रीक्वेंसी को वैरी किया गया है और क्या चीज कांस्टेंट कर दिया गया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कांस्टेंट कर दिया गया. तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कांस्टेंट कर दिया गया और जब फ्रीक्वेंसी को वैरी किया गया तो देखा गया कि भैया ये सैचुरेशन करंट कांस्टेंट हो गया बेटा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग हो गए बेटा. आई होप ये वाली बात अच्छी तरह से समझ में आ गई आपको. अब देखते हैं इसके रिजल्ट्स के बारे में एनसीईआरटी क्या क्या समझाता है हमें. On varying the frequency of incident radiation, stopping potential varies, but saturation current remains the same. आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर है. आगे चलते हैं बेटा. The kinetic energy of the emitted electrons depends on the frequency. कैसे पता चला? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिसाइड कर रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का वेरिएशन साफ साफ दिखाई दे रहा है. फिर से देखिए ग्राफ, अलग अलग फ्रीक्वेंसी. देखिए ध्यान से प्लीज. हां बेटा जी, जब फ्रीक्वेंसी छोटा है तो देखा गया स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड भी छोटा है और जब फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ज्यादा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है. आई होप ये वाली इंपॉर्टेंट बात भी आपको समझ में आ गई है बेटा. लेनार्ड एंड हॉलवॉक ने इसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ किया. अब फ्रीक्वेंसी को जब उन्होंने चेंज किया तो उन्होंने देखा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ इसका सीधा सीधा लीनियर डिपेंडेंस है और उन्होंने नोटिस किया कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट जिस पर स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो हो जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ ही नहीं रहे हैं. तो इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का नाम दिया गया. अच्छा बेटा, जब इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड किया गया है तो आप देख सकते हैं यहां पर एक टर्म, इसको बोला गया है वर्क फंक्शन. अब ये वर्क फंक्शन भी समझ में नहीं आ रहा है इसका फ्रीक्वेंसी के साथ डिपेंडेंस क्या हो सकता है, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ क्या कोरिलेशन है और ये सब फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कैसे कर रहे हैं. लेकिन हां, ग्राफ के नेचर को तो समझा जा सकता था कि यहां पर हो क्या क्या रहा है. क्यों हो रहा है ये नहीं पता, बट क्या हो रहा है ये हमें उस वक्त पता था बेटा. तो देखते हैं क्या क्या हो रहा है, इसके बारे में चर्चा करते हैं. तो इनको हम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस का नाम देंगे. तो यानी कि अगर एग्जाम में कोई ग्राफ ड्रॉ करके बोले कि व्हाट वर द इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ दिस, तो यहां पर मैं इनके बारे में चर्चा कर रहा हूं. तो पहला है ऑब्जर्वेशन, द स्टॉपिंग पोटेंशियल is directly proportional to the frequency of incident radiation. All right, for a given photosensitive material. दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है बेटा? There exists a certain minimum frequency called cutoff frequency or
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ऑलराइट। और इस ऑब्जर्वेशन के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस सामने आए। तो कौन से कॉन्सिक्वेंसेस थे? दो। पहला, k max of photoelectrons is directly proportional to the frequency of incident radiation, but it is independent of intensity। मतलब है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है, ये बात भी समझ में आ रही है, और इसका इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट, फॉर a given photosensitive material, if frequency is lower than its cutoff frequency, no photoelectric emission is possible even if the intensity is large। अब इसके बाद उन्होंने अलग अलग मेटल पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। तो यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ किया अलग अलग मेटल के लिए। तो देखा कि इनमें जो थीटा था ये सब में कांस्टेंट आ रहा है, मतलब ये लाइंस जो है ये पैरेलल आ रहे हैं, और सबका अपना अपना वर्क फंक्शन है। तो अलग अलग मेटल का अलग अलग वर्क फंक्शन होगा। यहां पर ये बात आप नोटिस कीजिए कि न्यू दैट इज फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन दी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तभी इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे तो उसको रोकने की कोशिश की जाएगी, और तभी स्टॉपिंग पोटेंशियल पॉसिबल है। तो जब इलेक्ट्रॉन ही बाहर नहीं आएंगे तो स्टॉप किसको किया जाएगा? आई होप ये वाला स्टेप भी अभी तक क्लियर है। एक्सप्लेनेशन मैंने अभी किसी का नहीं दिया है कि क्यों ये चीजें हो रही हैं, वो आइंस्टीन देंगे 1905 में। तो अभी तो मैं 1902 में हूं, और 1902 में इसके बारे में किसी को नहीं पता, तो मुझे कैसे पता होगा, है ना? चलें आगे। अच्छा बेटा, आप सबने पढ़ा हुआ है कि लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू होता है, तो न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा हो जाएगा। तो इस हिसाब से बेटा न्यू वर्सेस वी नॉट की जगह पे 1 अपॉन लैम्डा वर्सेस वी नॉट का ग्राफ बनाया गया, तो नेचर बिल्कुल वैसा ही आया। अच्छा, ध्यान करने वाली बात है बेटा कि वहां पर मैंने न्यू ग्रेटर लिया था, तो यहां लैम्डा लेस देन लैम्डा नॉट लेंगे। यहां पर लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहलाएगा। तो प्लीज ध्यान से कंपेयर करके इसको लर्न कीजिएगा बेटा आप। ऑलराइट, और यहां पर मैंने वर्क फंक्शन के बारे में भी चर्चा की है। और देखिए, जब स्टॉपिंग पोटेंशियल ले रहे हैं तो वर्क फंक्शन की जगह पे फाई नॉट अपॉन ई वाला टर्म लिया गया है, यहां पर भी उसी तरह से टर्म लिया गया है। इन सब के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब यहां पर इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस कौन कौन से थे? पहला, मेटल ए इज मोर फोटोसेंसिटिव देन मेटल बी। एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, सेलेनियम इज मोर फोटोसेंसिटिव देन जिंक एंड कॉपर। दूसरी बात, UV light gives rise to photoelectric effect in copper, while green or red light does not. If the frequency of incident radiation is greater than the threshold frequency, then the photoelectric emission starts instantaneously without any apparent time lag। एकदम से तुरंत बाहर आ रहे थे इलेक्ट्रॉन्स। और वेव थ्योरी इस बात को नहीं समझा पा रहा है, क्योंकि वेव थ्योरी के हिसाब से तो सुपरपोजिशन होना चाहिए और टाइम लगना चाहिए सफिशिएंट एनर्जी गेन करने में इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि एवोगाड्रो नंबर आपने पढ़ा हुआ, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, और वो इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा 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 एनर्जी गेन करेंगे तो सफिशिएंट एनर्जी होगी तब तो वो बाहर आएंगे। तो वेव थ्योरी के हिसाब से टाइम लगना चाहिए था, और यहां पर तो इंस्टेंटली बाहर आ रहे हैं। ऑलराइट, नाउ बेटा, इवन इफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज वेरी लो, मतलब लो इंटेंसिटी रखा जा रहा है, तो वेव थ्योरी के हिसाब से एनर्जी लो रखी जा रही है, तब भी तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर आ जा रहे हैं। ये समझ के परे था किसी भी इंसान के लिए। इसके बाद जब फर्दर टेस्टिंग की गई सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट में, बहुत लेट फेज में, तो हमें पता चला कि ये जो एमिशन है ये लेस देन 10 टू द पावर -9 सेकेंड में हो जाता है, मतलब एब्सोल्युटली देयर इज नो टाइम लैग। इसके बाद दो और ग्राफ आए, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड 1 अपॉन लैम्डा का। इन सब की एक्सप्लेनेशन हम एक एक करके समझेंगे। समरी ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, बेटा ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि
1886 से लेकर के 1902 के अंदर जितनी भी ऑब्जर्वेशंस आई उन सब की समरी एक बार देख लें और तब हम इसके एक्सप्लेनेशन जिसको आइंस्टीन ने 1905 में पब्लिश किया उसके बारे में चलें। समरी ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। Above the threshold frequency, the photoelectric current is directly proportional to intensity of incident light. तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर हो तभी, उससे कम है तो भैया करंट ही बाहर नहीं आएगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स ही बाहर नहीं आएंगे। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अबव पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट light. All right. Given photosensitive material होना चाहिए और frequency of incident radiation constant होना चाहिए। तो बेटा कोई जरूरी बात अगर बीच में से हटा दिया जाए तो ये स्टेटमेंट अधूरा भी हो जाता है, तो आपको पूरा स्टेटमेंट और हर बात का इंपॉर्टेंस दिमाग में क्लियर होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, greater the intensity of इंसिडेंट रेडिएशन ग्रेटर इज द सैचुरेशन करंट, इस बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। Whereas the stopping potential does not depend on the intensity for a given photosensitive material and constant frequency of incident radiation. Next, below threshold frequency, no emission of photoelectrons take place irrespective of intensity of light. कि इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा घटा लो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाए, जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा या उसके बराबर की फ्रीक्वेंसी का हम इस्तेमाल ना करें। Above threshold frequency, the stopping potential and hence Kmax of the photoelectrons increases with the increase in frequency of the incident radiation and is independent of intensity. Next, the photoelectric emission is an instantaneous process and it comes out without any noticeable time lag, that is 10 to the power -9 सेकेंड में नैनोसेकेंड। बेटा ये कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर के इजाद के बाद ही इस चीज की असेसमेंट पॉसिबल हो पाई, इवन व्हेन द इंसिडेंट रेडिएशन इज वेरी डिम। तो ये लेनार्ड एंड हॉलवॉक के ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंटल सेटअप से जो रिजल्ट्स आए उनके बारे में बात हुई। अब इस प्रॉब्लम को और डीपली समझते हैं कि वेव थ्योरी क्यों फेल हो गया इन एक्सप्लेनेशंस को दे पाने में। तो 19th सेंचुरी तक वेव थ्योरी का पूरा दबदबा कायम हो चुका था पूरी दुनिया में, लेकिन इन फेनोमेनन को बिल्कुल भी समझाने में कामयाब नहीं हो पाया वेव थ्योरी। जैसे मैं बता चुका हूं कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इन सब को सैटिस्फैक्टरीली वेव पिक्चर ऑफ लाइट ने समझा दिया था। बट वेव थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन मेड बाय लेनार्ड एंड हॉलवॉक। क्या क्या प्रॉब्लम्स थी? लेट अस सी वन बाय वन। पहला, high intensity of radiation means high amplitude of electric and magnetic fields, ये आप पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। Hence intense radiation should have sufficient energy। अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करे तो उस रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर आने चाहिए और उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल को इंटेंसिटी को डिसाइड करना चाहिए, ना कि फ्रीक्वेंसी को, जबकि ये अगेंस्ट दी ऑब्जर्वेशन था। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया। नेक्स्ट, ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, sufficiently intense beam of radiation should provide enough energy for electrons to come out of the surface over sufficient time so that they exceed the minimum energy needed to escape from the metal's surface. I hope ये बातें भी आपको समझ में आई हैं। ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में हम चर्चा अभी थोड़ी देर में करते हैं। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी शुड नॉट एग्जिस्ट। वेव थ्योरी के हिसाब से फ्रीक्वेंसी का कोई कट ऑफ एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए। वेव पिक्चर के हिसाब से अगर इंटायर वेव फ्रंट ऑफ रेडिएशन पे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर थोड़ी थोड़ी एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए था? द एनर्जी एब्सॉर्ब्ड
All right, by the electrons, by each electrons per unit time should be small एंड फ्यू आवर्स के अंदर सफिशिएंट एनर्जी उनको मिल जानी चाहिए और इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर आना चाहिए। बट बेटा इस टेस्टिंग के दौरान कई कई दिनों तक लाइट को गिराया गया, इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आए, करंट रजिस्टर्ड नहीं हुआ। लोगों को समझ में आ गया कि भैया वेव थ्योरी के बस की बात नहीं है इस फेनोमेनन को वाकई में समझा पाने में। अब बारी आई आइंस्टीन की। बेटा ऐसा कहा जाता है हिस्ट्री में कि आइंस्टीन एक बार ग्रेजुएशन में फेल हुए थे। तो बेटा जी जिंदगी में कभी हार जीत ये तो जिंदगी का हिस्सा है बेटा, लेकिन कभी किसी कंपटीशन में अगर आप पीछे हो जाते हैं, किसी एग्जाम में आपके स्कोर कम आ जाते हैं, आप निराश हो जाते हैं। लेकिन आप सोच करके देखिए, आइंस्टीन ग्रेजुएशन में फेल हुए एक बार, लेकिन आइंस्टीन इतने बड़े काम कर गए दुनिया में, उनको नोबेल प्राइज मिला। तो इसका मतलब बेटा कभी भी एग्जाम में अगर हमें कोई टेम्परेरी सेटबैक मिलता है, इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी से लेस जीनियस हैं। तो प्लीज अगर कभी भी आपको सेटबैक मिले किसी एग्जाम में, थोड़ा सा रिजल्ट्स आपका अगर खराब हो जाए या कुछ ज्यादा भी खराब हो जाए, तो कम से कम आइंस्टीन को याद कर लीजिएगा बेटा। तो जब आइंस्टीन एक बार फेल होने के बावजूद पूरी दुनिया को अपने दिमाग और उसकी कैपेबिलिटी से चकित कर सकते हैं, तो एक दिन आप भी करेंगे बेटा। बस अपने ऊपर भरोसा रखिए और ईमानदारी से मेहनत करते जाइए, अपनी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस लगाइए और अपने पैशन और जुनून को जगाइए। आगे चलते हैं बेटा। 1900 में मैक्स प्लैंक ने प्लैंक्स कांस्टेंट दिया। यहां से आइंस्टीन को रास्ता मिला, क्योंकि प्लैंक ने पहली बार एनर्जी क्वांटाइजेशन की कोशिश की थी। उन्होंने बताया कि एच के लैडर पे यूनिवर्स में एनर्जी को ब्रेक किया जा सकता है। हालांकि बाद में रिगरस कैलकुलेशंस जब हुए क्वांटम थ्योरी में, तो पता चला इसकी वैल्यू एच नहीं, एच क्रॉस बाय 2 की वैल्यू आती है और उसके बेसिस पर एनर्जी को क्वांटाइज करने की बात की गई है। ऑलराइट, और इसके बारे में आपने मेरे ख्याल से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में सुना भी होगा। तो आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए आपके सामने एक इक्वेशन है। सिर्फ एक इक्वेशन। आप सोच करके देखिए, 20 साल तक दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज जिस बात को नहीं समझा पाए, आइंस्टीन ने एक लाइन में सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया। ये एक लाइन में सारी बातें हैं। अब इस एक लाइन को समझाने के लिए, समझने के लिए एक छोटी सी स्टोरी हो जाए। एक इमेजिनरी स्टोरी है और पहले मैं डिस्क्लेमर बता दे रहा हूं कि इसका किसी सच्ची घटना पर आधारित नहीं है, ये जस्ट आपको सिखाने के लिए ये स्टोरी बना रहा हूं। तो अंग्रेजों के जमाने में एक जमींदार थे। उन्होंने शर्त रखी कि भाई किसी को जरूरत है मुझसे पैसे ले सकते हो, मैं लोन दे दूंगा, कर्ज दे दूंगा, लेकिन मेरी शर्त है अगर मैं किसी को 100 रुपए देता हूं तो मुझे पूरे 100 रुपए आप रिटर्न करोगे। अगर आपने 99 दिए तो मैं या तो नहीं लूंगा, अगर लूंगा तो वो रख भी लूंगा और आपको फिर से 100 रुपए पूरे देने होंगे। मतलब पूरे 100 रुपए ही लूंगा तभी आपका उधार का चुकता होगा, उससे कम बिल्कुल भी नहीं। अगर 100 रुपए से ज्यादा आप लेकर के आते हैं तो वो जमींदार बहुत ईमानदार था। अगर आप 110 रुपए लेकर के आते हैं तो 100 रुपए जमींदार रख लेगा, 10 रुपए आपके हैं। अब जमींदार की शर्त ये थी कि अगर मेरे पैसे आपने जो लिए हैं, अगर आप एक सर्टेन टाइम तक वो वापस नहीं कर रहे हो तो आपको मेरा गुलाम बनना पड़ेगा और आपको वो पैसे कमाने पड़ेंगे। और जब तक आप उतने पैसे का इंतजाम नहीं कर लेते हो, आप मेरे साम्राज्य में, जहां तक मेरी जागीर है, वहां तक आप कहीं भी घूम सकते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर कहीं भी घूम सकता है, लेकिन उस जागीर से बाहर नहीं जा सकते हैं, मेटल के बाउंड्री सरफेस से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो आई होप ये बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर आपने जो 100 रुपए लिए हुए अगर आप चुका देते हो, मतलब वर्क फंक्शन, उस एनर्जी को दे देते हो मेटल को, तो बाकी की जो एनर्जी है, मतलब 100 रुपए से ज्यादा रुपए जो है आपके, वो आपके हैं। तो एक्सेस जो भी काइनेटिक एनर्जी है उसको लेकर के इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है। चलिए इस बात को समझते हैं। तो एक फोटोन का पिक्चर दिया और आइंस्टीन ने कहा कि एक क्वांटा ऑफ लाइट
लाइट के अंदर जो है एनर्जी होती है और वो क्वांटाइज्ड होती है, और इस एनर्जी को E इज इक्वल टू एच न्यू का नाम दिया। और उन्होंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तभी उस फोटोन को एब्सॉर्ब करेगा जब उसकी एनर्जी, थ्रेशोल्ड या वर्क फंक्शन कह लीजिए आप, जब तक उस एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा नहीं होगी, उस इलेक्ट्रॉन ने उस फोटोन को एब्सॉर्ब नहीं करना है। मतलब अगर मुझे 100 रुपए जमींदार को देने हैं तो 99 रुपए देने का कोई फायदा नहीं है जब तक पूरे 100 ना हो। आई होप ये बात बहुत स्ट्रांगली आपके दिमाग में बैठ गई है। अब देखिए यहां पर ध्यान से कि एच न्यू इतनी एनर्जी लेकर के एक फोटोन आया, और मेटल की जो वर्क फंक्शन थी इतनी एनर्जी मेटल को दे दी, बची हुई एनर्जी उसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी हो गई। और इस काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया गया, और दिस इज इक्वल टू ई वी नॉट। सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इस एक इक्वेशन में सारी बातें हैं। अच्छा बेटा जी, यहां पर जो मैं काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा हूं उसमें एक और खतरनाक बात छुपी हुई है। जब फोटॉन्स किसी मेटल के ऊपर गिरता है तो ये जरूरी नहीं है कि वो फोटोन सरफेस पर ही इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा। हो सकता है कि वो सरफेस के कई लेयर अंदर जाकर के तब एब्जॉर्ब करे उसको इलेक्ट्रॉन। तो अंदर से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके ऊपर तो कई लेयर ऑफ सरफेसेस हैं, तो ये थोड़ी जरूरी है कि वो इलेक्ट्रॉन सरफेस के बाहर आ जाएगा और किसी से टकराएगा ही नहीं। तो यहां से पहली खतरनाक बात ये निकलती है कि एक इलेक्ट्रॉन जब सरफेस के बाहर आने की कोशिश करता है तो हो सकता है कि उसकी एनर्जी मैक्सिमम ना हो, उससे कम हो जाए, टकराने की वजह से घट जाए। और इसीलिए जो बहुत लकी इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो सरफेस से बाहर निकलेंगे या बिल्कुल किसी से टकराए बिना सीधा बाहर आ जाएंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, के मैक्स होगी। दूसरी जरूरी बात यहां पर यह है बेटा कि अगर फोटोन की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है, वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, या उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो मेटल के सरफेस से बाहर आने में कामयाब हो जाएगा। इट नीड्स टू बी लकी। तो इसीलिए इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तब भी ये जरूरी नहीं है कि हमेशा फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तो ऑलवेज नेवर में बहुत ध्यान से आंसर मार्क कीजिएगा। जनरली के लिए ये ट्रू है, ऑलवेज नेवर में आपको केयरफुल रहना है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा देखिए, यहां पर के मैक्स लिया है, लेकिन न्यू को हम सी अपॉन लैम्डा भी तो लिख सकते हैं। तो इस तरह से एच की जगह एच सी आ गया और यहां पर लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा आ गया। इसको 1 अपॉन लैम्डा को एक्स बोल देता हूं, माइनस फाइव नॉट को मैं वाई इंटरसेप्ट बोल देता हूं बेटा, एच सी को स्लोप और के को वाई। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला फॉर्म आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1 अपॉन लैम्डा का जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ इस ग्राफ को मैच कर रहा है। तो बेटा यहां पर जो हमारा थीटा है, तो tan ऑफ दिस थीटा, इसको थीटा 1 बोल देता हूं, दिस इज एच सी। तो मेटल ए और मेटल बी दोनों के लिए बेटा सेम स्लोप आएगा h इंटू सी इस ग्राफ में। इसका मतलब हुआ कि मेटल पर डिपेंड नहीं करेगा स्लोप, और ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगे। तो अलग अलग मेटल से क्या क्या चीजें वेरी करेंगी, तो एक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वेरी करेगा और दूसरा इसका वर्क फंक्शन वेरी करेगा। नेक्स्ट बेटा, अगर मैं के मैक्स इज इक्वल टू ई वी नॉट लिख दूं और ई को राइट साइड में भेज दूं, तो वी नॉट इज इक्वल टू एच अपॉन ई टाइम्स न्यू एंड माइनस फाइव नॉट अपॉन ई, ये वाला फॉर्म हम इक्वेशन 1 से ले रहे हैं। तो ऐसा करने पर बेटा v नॉट वर्सेस ये y हो गया बेटा, ये x हो गया, और ये c इंटरसेप्ट हो गया, y इंटरसेप्ट, और ये स्लोप हो गया m। तो v नॉट वर्सेस न्यू का ग्राफ देखते हैं बेटा। तो v नॉट वर्सेस न्यू का जो ये ग्राफ है,
ये जो ग्राफ है वी नॉट वर्सेस न्यू का, इसमें हमारा ये स्लोप कितना आ गया बेटा? तो अगर मैं इसको थीटा 2 बोल देता हूं तो tan थीटा 2, यहां भी थीटा 2 है बेटा, इज इक्वल टू एच अपॉन ई आ रहा है। और वो मेटल ए मेटल बी दोनों के लिए सेम होगा बेटा। और इसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज अलग अलग मेटल के अलग अलग होंगे एंड वर्क फंक्शन अपॉन ई भी अलग अलग होगा बेटा। अगले पड़ाव पर चलते हैं बेटा हम लोग। ऑल राइट, तो अगले पड़ाव में बेटा वी नॉट, इसको y ले लिया, इसको नया स्लोप ले लिया, ये x है और ये y इंटरसेप्ट c है। तो वी नॉट वर्सेस 1 अपॉन लैम्डा का ग्राफ, वी नॉट वर्सेस 1 अपॉन लैम्डा का ये वाला ग्राफ। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी के टर्म में हम एक और इक्वेशन बना सकते थे, हम चाहते तो फिर से हम ये वाला ग्राफ उठा लेते हैं बेटा, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी वाला ग्राफ। तो ये तो हमारा पहला इक्वेशन था ही, और इसमें जो थीटा है हमारा, ये थीटा कितना है बेटा? इसको मैं थीटा नॉट बोल देता हूं। तो tan थीटा नॉट इज इक्वल टू सिंपली h है बेटा। आप देखिए इस इक्वेशन से, ये देखिए, अगर ये k ले रहा हूं मैं y, तो h हो गया m, न्यू हो गया x, माइनस फाइ नॉट है c। अब आइंस्टीन ने कहा कि एक फोटोन क्वांटा ऑफ लाइट है और उसके पास एक सफिशिएंट एनर्जी होगी जिसकी वैल्यू E इज इक्वल टू एच न्यू है, और इलेक्ट्रॉन उसको तभी एब्जॉर्ब करेगा जब उसकी एनर्जी एक सर्टेन थ्रेशोल्ड एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा या इक्वल होगा। और ये जो के मैक्स है यहां पर, इससे साफ साफ समझ में आ रहा है के मैक्स एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू से, कि के मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। तो ये साफ साफ समझ में आ गया कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या कोरिलेशन है। दूसरी बात, काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है काइनेटिक एनर्जी, ना कि इंटेंसिटी पर, जैसा वेव नेचर ऑफ लाइट में डिपेंडेंस होता था। नेक्स्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है बेटा। नेक्स्ट, an electron absorbs only a single quantum of radiation if its energy is greater than or equal to phi naught। तो बेटा इलेक्ट्रॉन बहुत चूजी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ये फोटोन को तभी एब्जॉर्ब करेगा जब उसकी एनर्जी एक सर्टेन रिक्वायर्ड एनर्जी से ज्यादा होगी। मतलब जमींदार का जो गुलाम है वो 100 रुपये या उससे ज्यादा दोगे तभी एक्सेप्ट करेगा, वरना 99 देंगे तो क्या फायदा है, उसको तो जमींदार रख लेगा। आपको ये बात समझ में आ रही है? आपने एटम्स में पढ़ा हुआ होगा कि एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम एनर्जी देते हैं और वो ग्राउंड स्टेट से किसी भी n इज इक्वल टू इन्फिनिटी से पहले किसी भी स्टेज में जाता है तो वो वापस जंप करके ग्राउंड स्टेट में चला जाता है, बाहर नहीं आ सकता है, आयनाइज नहीं करेगा एटम को। तो यही घटना यहां पर लागू हो रही है। आगे चलते हैं बेटा। इट एक्सप्लेन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये बात हम बार बार चर्चा कर चुके हैं, तो आई होप ये पॉइंट आपका बिल्कुल क्लियर है। ओके, तो ये कह रहा है कि इस फ्रीक्वेंसी से अगर एबव होगा तभी इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, इससे कम होगा तो कितनी भी इंटेंसिटी आप रख लीजिए इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएंगे, इस थ्योरी के हिसाब से। नेक्स्ट, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ फोटॉन्स। कैसे? तो पार्टिकल पिक्चर ऑफ लाइट में जितने ज्यादा फोटॉन्स होंगे उतना ज्यादा ब्राइटनेस होगा, उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी। तो ये पार्टिकल नेचर पे स्विच कर गए, ना कि एम्पलीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है इंटेंसिटी। ऑलराइट, which clearly explains why above nu naught an intense radiation high number of suitable photons produce high number of photoelectrons। तो
जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा उतने ज्यादा फोटॉन्स होंगे, और जितने ज्यादा फोटॉन्स होंगे उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी, तो उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो ये लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहा था उन बातों को। नेक्स्ट, द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट क्वांटम बाय इलेक्ट्रॉन इज इंस्टैंटेनियस। एब्जॉर्ब होगा तो तुरंत बाहर आएगा, अगर एब्जॉर्ब नहीं करना है तो आप कितने भी देर तक लाइट गिराते रहो, उसकी एनर्जी कम है, उसको एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन। ये बात बोली जा रही है यहां पर। तो ये टाइम लैग का जो प्रॉब्लम था और इंस्टैंटेनियसली इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जा रहे थे, इन बातों को जो हम वेव थ्योरी से नहीं समझ पा रहे थे, इसको पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट बहुत इजीली एक्सप्लेन कर पा रहा था बेटा। सो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में, द फोटोन के बारे में आइंस्टीन ने जो पिक्चर दिया, अब उनके बारे में एक एक करके हम चर्चा करेंगे बेटा। तो यहां पर द इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, रेडिएशन बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल कॉल्ड फोटोन्स। तो मटेरियल के साथ इंटरैक्ट करते हुए लाइट का बिहेवियर पार्टिकल की तरह है, तो वो फोटोन की तरह बिहेव कर रहा है, और जब वो वेव की तरह बिहेव कर रहा है तब उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह रहे हैं। यानी कि लाइट जहां जैसी जरूरत होती है उसके हिसाब से वो अपने आप को बदल लेता है। सो इन रोम डू एज रोमन्स डू, सुना होगा। उसी तरह से लाइट जहां इंटरैक्शन करने में जिस तरह से सुविधा होता है उस तरह से वो बिहेव करता है। ऑलराइट, नेक्स्ट, ईच फोटोन हैज एनर्जी E is equal to h nu and momentum P is equal to h nu upon c। बेटा ये छोटी छोटी बातें आप इग्नोर ना करें, इन सब पर क्वेश्चंस हैं। ऑलराइट, नाउ c is the speed of light, ये तो पता होगा ही आपको। नेक्स्ट, photons of same frequency have same energy, क्योंकि E is equal to h nu और h तो कांस्टेंट है। एंड हम h न्यू यहां पर जो आया एनर्जी हमारा, तो मोमेंटम का फॉर्मूला h न्यू अपॉन c होता है, दैट इज h अपॉन लैम्डा। मेरे ख्याल से आपने डी ब्रॉगली वेवलेंथ का नाम सुना हुआ है, और ये उसी की चर्चा यहां पर की जा रही है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ओके, अब इसका कहना है कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया विद ईच फोटोन हैविंग द सेम एनर्जी, और इसलिए बता रहा है फोटोन की एनर्जी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है। इसका क्या मतलब है कि भाई आप अगर नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा रहे हो तो उससे इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी थोड़ी चेंज हो जाएगी। इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी, और नंबर ऑफ फोटोन्स मिलकर के उसकी इंटेंसिटी को डिफाइन करेंगे। तो इंटेंसिटी और एनर्जी अलग अलग है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, क्वांटा ऑफ लाइट, फोटोन के पिक्चर में। नेक्स्ट, फोटोन्स आर चार्जलेस। आई एम श्योर आपको ये पता है, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में चार्जलेस पार्टिकल कभी भी डिफ्लेक्टेड नहीं होते हैं। इन अ फोटोन पार्टिकल इंटरैक्शन द टोटल एनर्जी एंड सम टोटल ऑफ मोमेंटा रिमेन कंजर्व्ड। ये तो लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात हो रही है बेटा। हाउएवर द नंबर ऑफ फोटोन्स मे नॉट बी कंजर्व्ड। अगर एक फोटोन एब्जॉर्ब हुआ है और इलेक्ट्रॉन मान लीजिए हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, तो जरूरी नहीं है कि एक फोटोन एब्जॉर्ब हुआ तो एक ही फोटोन रिलीज करेगा। उसके नीचे जितने भी एनर्जी स्टेट्स होंगे वो किसी में भी जंप कर सकता है, तो एक से ज्यादा फोटोन्स भी रिलीज हो सकते हैं बाद में। हाँ, टोटल एनर्जी जितनी एब्जॉर्ब हुई थी और एमिट हुई है वो तो इक्वल होगी, लेकिन नंबर ऑफ फोटोन्स कंजर्व नहीं होंगे, ये बात बोली जा रही है। सो यहां पर ऑथर कह रहा है कि अ फोटोन मे बी एब्जॉर्ब्ड और अ न्यू फोटोन और मेनी न्यू फोटोन्स मे बी क्रिएटेड। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है। नाउ अब एक इंटरेस्टिंग बात, आर एम मिलिकन, आपने सुना होगा मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो बेटा अभी मैंने जितने साइंटिस्ट के नाम लिए इन सब को एक एक करके नोबेल प्राइज मिला। जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज मिला, रोन्टगेन को एक्सरे की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज मिला, लेनार्ड एंड हॉलबर्ग नोबेल प्राइज इनको भी मिला, मिल्कन को भी नोबेल प्राइज मिला, आइंस्टीन को भी नोबेल प्राइज मिला। नाउ लेकिन इसके बीच में एक मजेदार स्टोरी है। तो 1905 में जब आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया, तो ये आसान थोड़ी था कि दुनिया उस बात को मान लेगी बेटा। दुनिया में कोई काम आसान नहीं होता है बेटा। तो आइंस्टीन ने जब ये थ्योरी दी, तो आपको पता है कि 20 साल पहले 1887 में ऑलरेडी ये थ्योरी काटी जा चुकी थी कि नहीं भैया पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट गलत है।
तो आइंस्टीन फिर से बताने लगे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। बहुत सारे लोगों ने उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, लेकिन जब उनसे सवाल पूछा जाता था, ठीक है आप अगर कह रहे हैं कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट गलत है, तो वेव थ्योरी के जरिए लेनार्ड एंड हॉलबॉक के ऑब्जर्वेशन को समझा दीजिए। तो कोई समझा नहीं पा रहे थे। आर ए मिलिकन ने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए, और ये बेटा डॉक्यूमेंटेड है ये बात कि आर ए मिलिकन ने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ आइंस्टीन को गलत साबित करने के लिए, और हुआ इसका ठीक उल्टा। उनके सारे एक्सपेरिमेंट से आइंस्टीन की बातें और ज्यादा सही साबित होती चली गई, और मजबूरन 1921 में 15 to 16 इयर्स के बाद आइंस्टीन को फाइनली नोबेल प्राइज देना पड़ गया। राइट तो ये एक मजेदार स्टोरी है। आपके भी जीवन में इससे सीख मिलती है बेटा कि आप जब जीवन में कोई काम करने जाएंगे, बड़ा काम करने जाएंगे, तो आप में पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि बेटा दुनिया में कोई भी काम आसान नहीं होता है। लोग अपने अपने मंतव्य आपके आगे रखेंगे। नेक्स्ट बेटा, आइंस्टीन के काम से इंस्पायर्ड होकर के कॉम्पटन ने एक्सपेरिमेंट किया, और उनका लॉजिक क्लियर था कि अगर विजिबल लाइट और यूवी लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकता है और फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ सकते हैं, तो फिर एक्सरे, और आपको मैं बता चुका हूं कि एक्सरे की डिस्कवरी हो चुकी थी। देखिए 1895 में, देख सकते हैं यहां पर 1895 में रोन्टजेन ने एक्सरे की डिस्कवरी की थी। तो एक्सरे के बारे में दुनिया को अच्छी तरह से पता था, और कॉम्पटन ने डिसाइड किया कि वो एक्सरे से एक्सपेरिमेंट करेंगे। हालांकि ये आपके सिलेबस में कॉम्पटन इफेक्ट पे आमतौर पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, और इसीलिए इसको हम थोड़ा सा, जितनी जरूरत है उतना हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो कॉम्पटन ने एक्सरे का इस्तेमाल किया, और उसने, जैसे कि एक टारगेट है, तो टारगेट के अंदर इलेक्ट्रॉन को हम नियरली रेस्ट पर मान लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट है, और उस पर एक्सरे फोटोन को गिराया गया। अगर विजिबल लाइट या यूवी रे पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकता है, तो एक्सरे भी बिहेव कर सकता है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यहां पर बेटा कि वेव थ्योरी में इंटरफेरेंस हो, डिफ्रैक्शन हो, या फिर रिफ्लेक्शन हो, या स्कैटरिंग हो, इसमें वेवलेंथ चेंज नहीं होता है बेटा। मीडियम चेंज होने की वजह से सिर्फ रिफ्रैक्शन में वेवलेंथ चेंज होता है। तो उसके हिसाब से अगर फोटोन एक पार्टिकल की तरफ बिहेव कर रहा है, तो कोलिजन में याद कीजिए बेटा, कोलिजन में सम टोटल ऑफ मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, बट इंडिविजुअल मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड। तो एक सर्टेन मोमेंटम लेकर के फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट पर है उससे टकराया, अब इलेक्ट्रॉन के भी रिकॉइल कर गया, और फोटोन की भी मोमेंटम चेंज हो गई। तो फोटोन की अगर मोमेंटम चेंज होगी बेटा, तो फोटोन का वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो अगर पार्टिकल नेचर करेक्ट है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट अगर करेक्ट है, तो एक्सरे का मोमेंटम चेंज हो जाना चाहिए और उसका वेवलेंथ चेंज हो जाना चाहिए। और अगर वेव थ्योरी सही है, तो फिर उसका वेवलेंथ चेंज आफ्टर इंटरेक्शन विद इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होना चाहिए। और जैसा आइंस्टीन के हिसाब से प्रिडिक्शन था, उसी हिसाब से वेवलेंथ चेंज हो गया, और इस इफेक्ट को नाम दिया गया कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट में बेटा कॉम्पटन शिफ्ट मतलब चेंज इन द वेवलेंथ इज गिवन बाय h अपॉन m नॉट c 1 माइनस कॉस फाई। फाई है द एंगल बाय विच जो फोटोन है वो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ फोटोन जो था उससे जितने एंगल पे वो डेविएट हो रहा है उसको हम फाई का नाम दे रहे हैं। और मैक्सिमम डेविएशन फाई की 180 डिग्री हो सकती है, और कॉस पाई -1 होता है। तो मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट जो है उसकी वैल्यू 2h अपॉन m नॉट c होती है, और उसकी ये वैल्यू है। हालांकि एंट्रेंस में अभी तक कॉम्पटन इफेक्ट पर क्वेश्चन नहीं आया पिछले 30 इयर्स में, बट फिर भी आपको एक्स्ट्रा कुछ बातें सीखने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि रैंकिंग करनी है तो दूसरे बच्चों से थोड़ा सा ज्यादा आपको पता होना चाहिए। ओके, अब एक बहुत ही मजेदार बात देखिए, यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम इलेक्ट्रॉन को बाउंड मान रहे हैं, जबकि कॉम्पटन इफेक्ट में हम इलेक्ट्रॉन को फ्री मानते हैं। ऐसा क्यों? इलेक्ट्रॉन तो दोनों ही केसेस में एटम से बंधा हुआ है। तो मुझे एक बात बताइए,
एक छोटे बच्चे के लिए मान लीजिए कि आपने 1 मीटर पे एक टॉफी को आपने हैंग कर दिया है, तो एक छोटे बच्चे के लिए उस टॉफी को तोड़ना मुश्किल काम है, लेकिन आपके लिए कोई काम ही नहीं है वो। तो बेटा जी, एक्सरे बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फोटोन है, तो उसके लिए वो इलेक्ट्रॉन को जो थोड़ी सी एनर्जी देकर के फ्री करना है, तो वो बहुत ही मामूली बात। लेकिन विजिबल लाइट और यूवी लाइट के लिए इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना एक मुश्किल काम है, क्योंकि एनर्जी का बहुत बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने में खर्च हो जाएगा, जबकि एक्सरे के पास में इतनी एनर्जी है कि उसका बहुत नेग्लिजिबल हिस्सा खर्च होगा इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने में। आई होप इस बात को आप समझ पाए हैं कि क्यों एक्सरे के केस में, कॉम्पटन इफेक्ट के केस में इलेक्ट्रॉन को हमने नियरली फ्री मान लिया है, जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने इलेक्ट्रॉन को बाउंड माना है। बेटा नेक्स्ट टर्म है फोटो सेल, इसको हम इलेक्ट्रिक आई भी बोलते हैं। आपने देखा होगा कि स्ट्रीट लाइट अपने आप शाम को ऑन हो जाता है, सुबह अपने आप ऑफ हो जाता है, तो इसको हम इलेक्ट्रिक आई बोलते हैं। वो लाइट को खुद ही सेंस करके उसके अकॉर्डिंगली स्विच ऑन और ऑफ कर सकता है। हालांकि इसके बारे में यहाँ पर हम डिटेल में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, इसके बारे में हम फोटो डायोड जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़ेंगे तब वहाँ पर इसके बारे में चर्चा होगी। एक बात याद रखिएगा बेटा, ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का जन्म डुअल नेचर चैप्टर की वजह से ही हो रहा है। तो पहले डुअल नेचर का जो कॉन्सेप्ट आया, कैथोड रे ट्यूब्स आए, इन्हीं कंपोनेंट्स को रिप्लेस करके सेमीकंडक्टर के कंपोनेंट्स आए। तो अगर ये ठीक से आता है तो आपको उसका बेस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का ऑलरेडी बिल्ट हो जाएगा। तो इस चैप्टर से मैंने जैसा बोला मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से 4 क्वेश्चंस, मतलब 7 क्वेश्चन स्टेक पर हैं बेटा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। एनीवे, तो फोटो सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक आई। 2-3 लाइन है, इसको आप देख लीजिए। आगे चलते हैं। बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर बेटा, हमने देखा कि लाइट जब फॉल कर रहा है तो करंट फ्लो हो रहा है, और लाइट का फ्लो होना बंद हुआ तो करंट का फ्लो होना बंद हुआ। तो यानी कि करंट के फ्लो के सेंस के बेसिस पर हम बता सकते हैं कि लाइट फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे एक बर्गलर अलार्म होता है, तो बैंक में लगा हुआ होता है, एक तरफ फोटो सेल लगा दीजिए या फोटो डायोड लगा दीजिए, और दूसरी तरफ से आईआर रेज गिर रहा है जिसको चोर देख नहीं सकता है। जब वो एंटर करेगा दबे पांव, तो वो देखेगा कि अंदर तो कहीं कोई रोशनी नहीं है, तो उसको आईआर रेज तो दिखेगा नहीं, तो वो उसके बीच में से गुजर जाएगा। दूसरी तरफ सेंसर लगा हुआ, एक तरफ आईआर रेज, और बीच में से वो गुजर गया। जैसे ही वो बीच में से गुजरेगा, थोड़ी देर के लिए मोमेंटरली लाइट का फ्लो होना सेंसर के ऊपर बंद हो जाएगा, और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के अंदर अलार्म बज जाएगा, और पुलिस वाले दामाद जी के स्वागत के लिए बाहर खड़े होंगे। जैसे ही चोर बाहर आएगा, पुलिस वाले उनको आराम से पकड़ लेंगे। तो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक आई। आगे चलते हैं बेटा। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कुछ एडिशनल कंटेंट भी है जिनको हमें डिस्कस करना चाहिए, जिसमें पहला केस है, will the electron always come out of the surface when incident photon has frequency greater than threshold frequency? आंसर इज नो। मैंने आपको बताया था ना कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे ज़्यादा हो फ्रीक्वेंसी, तब भी ये जरूरी नहीं है कि हर फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर ही आएगा। एब्जॉर्ब होने के बाद फोटो इलेक्ट्रॉन निकला, लेकिन कई लेयर नीचे था, और हो सकता है कि वो इवेंचुअली सरफेस के बाहर आ ही ना पाए। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन देखते हैं। इज इट पॉसिबल दैट फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड इवन एट फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी हो तब भी क्या ये पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए? आंसर इज यस, पॉसिबल है। तो बेटा एक बात मुझे बताइए कि आप मार्केट में एक चॉकलेट खरीदने जाते हैं, 100 रुपए का मिलता है, और दुकानदार ने बोल दिया 100 रुपए से कम दोगे तो मैं आपको चॉकलेट नहीं दूंगा। आपके पास 80 रुपए हैं और 20 रुपए का कूपन है, क्या आपको चॉकलेट मिलेगा? तो यानी कि दुकानदार को 100 रुपए से मतलब है, आप उसको किसी भी फॉर्मेट में दो अपने पैसे। तो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए सफिशिएंट एनर्जी चाहिए। अब कुछ हिस्सा फोटोन से मिल जाए और कुछ थर्मल एनर्जी से मिल जाए, तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा जब उसको टोटल एनर्जी जितनी चाहिए उतनी मिल जाए? तो
तो अगर रूम टेम्परेचर पे या एक सर्टेन टेम्परेचर पे थर्मल एनर्जी सफिशिएंट हो और कुछ एनर्जी हम उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी के फॉर्मेट में जो देना था उससे कम हो, लेकिन टोटल मिलाकर के थ्रेशोल्ड एनर्जी या उसके बराबर या उससे ज्यादा हो रहा हो, तो उस केस में फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। आई होप ये वाली कैटेगरी भी समझ में आ गई आपको। लेट मी रिपीट कि अगर कुछ एनर्जी थर्मल फॉर्म में मिल जाए और कुछ लाइट फॉर्म में मिल जाए और टोटल एनर्जी वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा हो या इक्वल हो, तब भी फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है। ओके, एक और बात, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट occurs in gases and liquids as well as in non-metals। ये भी ध्यान रखेंगे, सिर्फ ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी जितने स्ट्रांगली बाउंड होंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सेक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है और इसके बाद हम वेव नेचर ऑफ मैटर के बारे में चर्चा शुरू करेंगे।